बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं जवाद कमाल। कोरोना वायरस के केसेस में पाकिस्तान में वाज़े कमी हुई है, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर की शिद्दत में कमी आने के बाद कुछ आज की अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की सूरत हाल आपके सामने रखूँ तो उसमें 76 अफराद इंतकाल कर गए हैं मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में, और कोरोना के 2379 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट मुसलसल हो रहे हैं। इसके अलावा अमवात की जो मजमूई तादाद है वो 19,000 से भी अब बढ़ चुकी है, और मुल्क भर में 30,402 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में फ़ाल केसेस की तादाद जो है वो 68,819 रह गई है। लेकिन इसके बावजूद भी माहिरीन ये कह रहे हैं कि एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। मुख्तलिफ अक़साम कोरोना की इस दौरान हमने देखी सामने आई। पहले बरतानिया वेरिएंट सामने आया, उसके बाद में ब्राज़ीलियन, जनूबी अफ्रीकी, और अब WHO भी जो नई किस्म, जो भारतीय किस्म कही जा रही है कोरोना वायरस की, उसको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक करार दे रहा है। अपने प्रोग्राम में एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुख्तलिफ अक़साम है ये क्या है, इनकी अलामात क्या अलग अलग, और क्या कोरोना वायरस की तीसरी लहर वाकई में अब दम तोड़ चुकी है। जो हुकूमत की जानिब से इकदाम किए गए, लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन को क्या मज़ीद बढ़ाना चाहिए या फिर लॉकडाउन के अलावा SOPs के साथ कारोबार करने की इजाज़त देनी चाहिए? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो में डायरेक्टर JPMC डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीफ कोऑर्डिनेटर कोविड पंजाब डॉक्टर असद असलम साहब। आप CEO मेयो हॉस्पिटल भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कीमती वक्त हमें देने के लिए। मैं सीमी जमाली साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। अब जो शिद्दत में वाज़े तौर पर कमी आ गई है, केसेस वाज़े तौर पर कम होते जा रहे हैं, अमवात भी कम होती जा रही हैं, और उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये बिल्कुल ही सिफर हो जाए, तो क्या कहा जा सकता है कि तीसरी जो शिद्दत थी, तीसरी लहर थी, वो दम तोड़ गई? देखिए, मेरा ख़्याल, हर एक का ख़्याल मुख्तलिफ हो सकता है, और मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि इस वक्त अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। बेशक केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, अच्छी खासी तादाद में हो रहे हैं, लेकिन हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी भी काफ़ी कम है। और अगर हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि कितने केसेस हो रहे हैं। लोग डर भी रहे हैं, बहुत सारी मिथ्स फैल गई हैं, बहुत सारे लोगों को काफ़ी अभाम है इस बात पे कि वैक्सीनेशन करवाएं या ना करवाएं, अगर करवाएं तो कौन सा करवाएं। और अचानक जो वैक्सीन, शुरू में साइनोफार्म जैसी वैक्सीन जो नहीं लगवाना चाह रहे थे, अब वो साइनोफार्म के लिए बज़िद हैं कि हमें वही लगाएं और एस्ट्राज़ेनेका ना लगाएं। तो मेरे ख़्याल में मुख्तलिफ लोगों की ख़यालात हैं, और ज़रा मिक्स्ड ख़यालात हैं। पर किसी साइकिल को ब्रेक करने के लिए मेरा ख़्याल था कि अगर स्ट्रेट अवे हमने जो लॉकडाउन किया है उसको अगर कुछ अरसे के लिए और बढ़ा देते, कुछ दिन और चला देते, तो मेरे ख़्याल में काफ़ी अफाका होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग भी हमारे बहुत बेसब्र हैं। एक तो ये बात ही हो गई। दूसरा ये कि लाइक आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। मैंने तो नहीं देखा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स जितना भी बोल लें, गवर्नमेंट की बात मेरे ख़्याल में लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि आपको इस वक्त तकरीबात में शामिल नहीं होना, तकरीबात ना करें, क्राउड कलेक्शन ना करें, और बाज़ारों में ना फिरें। ये जान है तो जहान है। ईद अगली भी आ सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि इसी ईद पे हम सब कुछ कर लेते। तो ये लोगों की बात थी। और मास्क लगाना, तो जैसे मास्क लगाएंगे तो गर्दन में लगा लेंगे। अब ये बातें जो हैं ये सब ठीक नहीं है। हमें मास्क लगा, आज ही मैंने देखा था कि एक आ रहा था कि डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन मैं समझती हूँ कि खिराज तहसीन बेचारे डॉक्टर्स को तो पेश करें, लेकिन लोगों को भी ये करना चाहिए कि वो मास्क लगाएं। अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे तो सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगी। अब अभी आपने कहा कि जान है तो जहान है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ख़ुद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी कहते रहे कि मुझे डर ज़्यादा ये है कि लोग भूख से ना मर जाएं अगर लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा सख्त किया गया। तो इस हवाले से ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन तो हुकूमत अब आने वाले दिनों में नहीं लगाएगी। ये भी लगाया था, उसमें एक दिन की कमी कर दी गई। जी, मेरा ख़्याल तो ये बात जो है कि भूख से लोग मर जाएंगे, भूख से कभी लोग नहीं मरे। हमारे पास एक ये मुसलमान मुल्क है, यहाँ पे बड़ी ट्रेडिशन है, लोग एक दूसरे के लिए उनका खातिर ख्वाह इंतज़ाम कर देते हैं। सैलानी वेलफेयर है, JDC है, अखुवत प्रोग्राम है, पता नहीं कितने कितने प्रोग्राम्स हैं जो खाना मुहैया करते हैं लोगों को, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना लोग दे रहे हैं।
और यंग बच्चों ने एक रॉबिन हुड आर्मी भी बनाई थी जिसमें से वो फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि लोग जो हैं भूख से मरेंगे, लेकिन कोविड से जो मर जाना है ना वो बहुत तकलीफ देह है। और आपने अगर देखे हो कोविड के पेशेंट्स जो हम रोज़ देख रहे जी। हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी तकलीफ देह मौत है। हमें अल्लाह ताला ने फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है, अल्लाह मियाँ ने हमें बहुत नेमतों से नवाजा है और हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। और अल्लाह की कोई ख़ास मेहरबानी है पाकिस्तान पे कि कोविड इतना इस तरह फैला नहीं जैसा पड़ोसी मुल्क में फैला है। और अल्लाह करे वहाँ से भी दफ़ा दूर हुए ये मुज़ी मर्ज़। लेकिन कितनी तकलीफ़ का बायस है वो अमवात ही देखना, जिस तरह लोग तड़प रहे हैं और बिलख रहे हैं। तो आई थिंक अब वक्त है कि सबक हासिल कर लें और अब कुछ करने की ज़रूरत है सब लोगों को मिलके। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाइए और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर असद साहब, आप भी यही समझते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर दम तोड़ चुकी है या तोड़ रही है और लॉकडाउन मजीद जारी रखना चाहिए था हुकूमत को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी 100% एग्री करता हूँ डॉक्टर सीमी से। ये एक मेरे हिसाब से इस वक्त ये आर्जी तौर पर प्लेटू है, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ थी, 9 दिन छुट्टियाँ रही हैं और अभी इस वक्त थोड़ा सा नंबर ऑफ़ पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वो रिलेटिवली कम है। लेकिन इस वक्त भी अगर आज से एक हफ़्ता पहले लाहौर में 871 पेशेंट थे, तो आज भी 761 पेशेंट लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दाखिल हैं। पॉजिटिविटी रेट आज से 2 हफ्ते पहले 20% था लाहौर में, आज भी तकरीबन आज की तारीख में तकरीबन उतना ही पॉजिटिविटी रेट है। और ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस ईद की छुट्टियों में लोगों ने बसों में, वैगन्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र किया है और बगैर मास्क के किया है। और जब एक आदमी एक मास्क के बगैर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 60 बंदों की बस पर सफ़र करता है, तो वो भी जाने ना जाने अपने तौर पर उसको पता नहीं होता कि पॉजिटिव है, लेकिन वो सबको ट्रांसफ़र कर देता है और फिर ये लोग अपने घरों में जाते हैं, आगे स्प्रेड करते हैं। तो अभी इस वक्त ये कहना कि थर्ड वेव ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ये मेरे हिसाब से, मैं गलत स्टेटमेंट दे दूंगा कि अगर मैं कहूँ कि थर्ड वेव दम तोड़ रही है, मेरे हिसाब से अभी ये वहाँ मौजूद है। अभी भी हमें सख्ती उसी तरह करनी पड़ेगी, दुकानें जल्दी बंद करानी पड़ेंगी, वीकेंड पर दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, 50% अटेंडेंस रखनी पड़ेगी ऑफिस में, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क पर हमें फ़ाइन करना पड़ेगा। तो तब जाके हम कह सकते हैं कि शायद हम इस थर्ड वेव से जल्दी छुटकारा हासिल कर सकें, वरना मेरे नज़दीक अभी हालात वही हैं। हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, इस गलतफहमी में नहीं रहना कि ये अभी वक्ती तौर पर पेशेंट कम है, वेंटिलेटर इस वक्त अवेलेबल हैं। बेशक लाहौर में इस वक्त 105 वेंटिलेटर अवेलेबल हैं। एक अभी 15 दिन पहले 90% ऑक्यूपेंसी था, इस वक्त 69% ऑक्यूपेंसी है, लेकिन ये मेरे हिसाब से आर्जी है। अगर बेहतियाती दोबारा शुरू हो गई, अगर लोगों ने वापस आके कल देखें वो कैसे बिहेव करते हैं दुकानों पर, दफ्तरों में, तो मेरा खुदा न खाता मेरे डर है कि दोबारा हम उसी तरफ लौट ना जाएं जहां हम ईद से 9 दिन आप मुत्तफिक हैं कि लॉकडाउन को मजीद जारी रखना चाहिए था? डॉक्टर साहब, आप भी समझते हैं कि हुकूमत को लॉकडाउन को मजीद जारी रखना चाहिए था? लॉकडाउन सख्ती करनी है मज़ीद, मतलब वीकेंड पर जिस तरह रेस्टोरेंट बिल्कुल बहुत अच्छा किया, नहीं खोले, इस तरह शादी घर सब कुछ बंद है, इस पर अभी एटलीस्ट 10 to 15 डेज और इनको सख्ती करनी पड़ेगी। ठीक। डॉक्टर सिमी जमाली साहबा, ये जो एग्ज़ाम है, पहले बरतानवी किस्म आई, फिर जनूबी अफ्रीकी किस्म, फिर ब्राज़ीलियन वेरिएंट आया और अब WHO की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जो ये इंडियन वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इन अक़साम में क्या फ़र्क है? जो खुदा न खासा पाकिस्तान में हमने देखा कि बरतानवी किस्म आई, उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया। अब ये जो भारतीय किस्म के बारे में कहा जा रहा है, सिम्टम्स सेम हैं सबके या फ़र्क है? देखिए, मोर और लेस सिम्टम्स तो कोविड के वही हैं जो शुरू में हमने देखे थे, आज तक भी हम वही देखते चले आ रहे हैं। लेकिन इकसाम ज़रूर फ़र्क हो गई है। यस, वायरसेस म्यूटेट करते हैं और हमने जैसे फ़्लू वायरस को देखा है, फ़्लू वायरस भी म्यूटेट करती है, हर साल एक नई वैक्सीन ईजाद करनी पड़ती है, एक डिफरेंट वैक्सीन होती है जो पिछले से मुख्तलिफ होती है। इसी तरह ये वायरस जो है ये म्यूटेट कर रहा है और इसके म्यूटेंट्स जो हैं सेवरल टाइप्स के हैं, जिसमें एक UK वेरिएंट था, इसमें ब्राज़ीलियन वेरिएंट है,
मोर और लेस इंडियन वेरिएंट हो गया और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, ये सब वही चीज़ है, जड़ तो एक ही है, लेकिन वेरिएंट्स जो हैं ऑब्वियसली म्यूटेशंस हो रही हैं और वो फ़र्क होते चले जाएंगे। तो हमारे मुल्क में भी अभी शुक्र है कि किसी ने इंडियन वेरिएंट को देखा नहीं है, लेकिन अभी तहकीक होगी तो पता चलेगा कि शायद ये भी आ गया हो, क्योंकि हमने अपने बॉर्डर्स को क्लोज़ नहीं किया था। हमने बहुत देर की जहाज़ों के आने में और एयरपोर्ट्स को बंद करने में, और कुछ अरसे के लिए अगर हम ये कर देते एहतियाती तदाबीर के तौर पर, या हम एयरपोर्ट्स पे लोगों को स्क्रीनिंग करते या कुछ करते, तो मेरा ख़्याल में बहुत फ़र्क पड़ता। इसी तरह ट्रेन्स के अंदर लोग चढ़ के आ जाते हैं। अब हम जैसे डॉक्टर असद ने फरमाया कि लोग बसों में भर भर के इधर से उधर जा रहे हैं, कम से कम जो हमारे हाथ में था, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा फैल रहा था कोविड, सिंध में कंपैरेटिवली बहुत बेहतर सिचुएशन थी। इस दफ़ा अल्लाह के करम से, मैं तो समझती हूँ कि अल्लाह का करम ही है कि बहुत बेहतर हालात रहे यहाँ पे, और कुछ सख्ती की है ऑब्वियसली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, लेकिन हम एक्सपेक्ट करें कि दूसरे आके हमें मना करें कि जी आप बग़ैर मास्क के बाहर ना आए, हम खुद कुछ नहीं करते। द प्रॉब्लम इज़ कि हमने खुद कुछ करना ही नहीं सीखा, ना हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। वरना मैं समझती हूँ कि हॉस्पिटल्स के अंदर लोग इसी तरह फिर रहे होते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट वाले बार बार घूम रहे होते हैं लोगों को ये कहने के लिए कि मास्क लगा के अस्पताल में आए, बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लायर्स लगाए हुए, लेकिन अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर अब क्या कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, पंजाब में आप क्या समझते हैं, अभी मजीद लॉकडाउन पंजाब हुकूमत को अपने तय लगा देना चाहिए था, ये कम से कम 6-7 दिन और इसको जारी रखना चाहिए था? इसकी ज़रूरत है क्योंकि पंजाब में ये जो तीसरी शिद्दत है, ये पंजाब में ज़्यादा देखने में आई कोरोना वायरस की। और अक़साम के बारे में आप भी बताइए, भारतीय किस्म आप समझते हैं कि अभी अगर टेस्ट ज़्यादा हो तो क्या भारतीय किस्म भी पाकिस्तान में पाई जाएगी कोरोना वायरस की? देखें, जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने तो रिकमेंड किया था कि 14 डेज़ का लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो सोच है वो भी हमें मद्देनज़र रख, वो कहते हैं कि लोगों को कि खुदा न खाता भूख से ना मर जाए, उनके माशी उनके वो भी, उनको मामलात को भी देखना उनका बेसिकली फ़र्ज़ उनका है कि वो देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसके मुताबिक फ़ैसला करना है। हमने अपने हिसाब से राय देनी होती है, लेकिन उन्होंने मेडिकल और इकोनॉमिक्स दोनों देख के फैसले करने हैं। जहाँ तक स्ट्रेन का ताल्लुक है, अब जो पहली वेव में जो स्ट्रेन थी और जो अब दूसरी वेव में जो स्ट्रेन, खुसूसन जो हमने बरतानिया वाली स्ट्रेन देखी, हमने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैं डॉक्टर साहब भी हमारे साथ एग्री करेंगी, ये बड़ी एग्रेसिव स्ट्रेन है, इसकी ट्रांसमिशन बहुत रैपिड है और ये डिज़ीज़ को बड़ा रैपिडली पेशेंट को क्रिटिकल स्टेज तक पहुंचा देती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है, मोड ऑफ प्रिवेंशन भी वही है, जो मोड ऑफ मैनेजमेंट जो भी हम करते हैं वो भी कोई डिफरेंस नहीं है पहली और दूसरी वेव में, लेकिन इसकी एग्रेसिवनेस और इसकी रैपिड ट्रांसमिशन की वजह से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी ठीक है, अब मुझे ब्रेक पर जाना होगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के हवाले से। एक तो बहुत ज़्यादा अभाव पाया जा रहा है, दूसरा इस अमल को मज़ीद कितना बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 1 लाख लोगों की वैक्सीन नहीं हो रही है और आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि कम से कम 4 लाख पर डे पाकिस्तान वैक्सीन करे तो उसके बाद में भी 10 महीने या कम से कम 1 साल लगेगा वैक्सीनेशन का अमल पाकिस्तान में मुकम्मल होने में। इसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है, लोगों के जहनों से डर को कैसे निकाला जा सकता है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। अब बात वैक्सीनेशन के हवाले से करेंगे कि एक तो लोगों के जहनों में डर है वैक्सीन के हवाले से, वो किस बात का है, वैक्सीन के अमल को बढ़ाया कैसे जा सकता है, तेज़ कैसे किया जा सकता है, कम से कम 4 लाख ना सही 1.5 से 2 लाख लोगों की पर डे वैक्सीनेशन हुकूमत कब करना शुरू करेगी, इन सब पर बात होगी। लेकिन पहले बात मैं करना चाहूँगा कि मुख्तलिफ जो वैक्सीन के अक़साम हैं, पाकिस्तान में चीन से भी आ रही है, रूस से भी आ रही है, इसमें फ़र्क क्या है डॉक्टर सीवी साहब आप बताइएगा। दूसरा ये कि जैसे एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन है, इसको ख़बर यही है कि 12 मुल्कों में बैन किया गया, क्यों किया गया, पाकिस्तान में लोग क्यों इससे डर रहे हैं कि इंसानों वैक्सीन, फिर फाइज़र वालों के, इन सब वैक्सीन में फ़र्क क्या है, ये वो बुनियादी सवालात हैं जो आवाम जानना चाहती।
देखिए हमारे पास शुरू में साइनोफार्म वैक्सीन आई थी जो चाइना की वैक्सीन थी और शुरू में लोग काफ़ी डर रहे थे। ये तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि हमने पहले दिन जब वैक्सीनेशन किया तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए किया था और तकरीबन 150 लोगों ने वैक्सीन लगाई। हमने अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ शुरू किया था ताकि उनको जूनियर्स को ये बात पता चल जाए कि कुछ नहीं होने लगा इस वैक्सीन से। और यही हुआ। फिर अब बढ़ते बढ़ते वैक्सीन जो है अब 3000 के करीब लोग रोज़ाना वैक्सीनेट हो रहे हैं हमारे सेंटर में लोन। कराची में बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स ऐसे बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो कि मेरा ख्याल में बड़े तारीफ़ के मुस्तहिक हैं कि एक एको सेंटर लेटेस्ट जो बना है उसमें तो उन्होंने कहा है कि दिनों रात काम करेंगे। लेकिन हाउएवर जो दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं JPMC का है, खालिद दीना हॉल है, लैरी जनरल हॉस्पिटल का है, कुरंगी में है और बहुत सारे जगह पर है, सब अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और रमज़ान के टाइम में ईद के वक्त, ईद के दिन, ईद के अगले दिन और एक दिन भी हमारी छुट्टी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन कराने लोग आ रहे हैं। लेकिन शुरू में जो खौफ था उसको हम किसी तरह मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए ही उसको हम उस अभाम को कम करवा सकते हैं। और मेरे ख्याल से लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि मीडिया तो बहुत अपना रोल ज़्यादा प्ले कर रहा है, हुकूमत भी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। आप लोग जो माहिरीन हैं वो थोड़ा सा आवाम को बताएं, ये एस्ट्राज़ेनेका, फिर साइनो वैक्सीन, फिर फाइजर वालों की वैक्सीन, इन सब में फ़र्क क्या है? और देखिए आप एस्ट्राज़ेनेका पे अगर चाइना को ये आम आवाम को तो समझ नहीं आएगा कि वैक्सीनेशन में क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक सिर्फ आगाही के तौर पर ये बताती हूँ कि चाइना ने साइनोफार्म पहली वैक्सीन थी जो वहाँ पर आई और उन्होंने अपनी पूरी फ़ौज को साइनोफार्म वैक्सीन लगाई थी। अब आप देखिए इस वक्त चाइना में जितने भी लोग हैं वो सब वैक्सीनेटेड हैं और वो बग़ैर मास्क के आराम से फिर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम सब के अंदर ये ट्रांसमिट हो गया कि जी वायरस सारी दुनिया में फैल गया और चाइना अब वायरस फ्री हो गया। तो अब ये बात समझने की है कि उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करके वायरस से अलग कर लिया। इसके बाद हमारे पास दूसरी वैक्सीन जो आई थी किन्साइनो, जिसका कराची में भी ट्रायल हुआ था और इस्लामाबाद में भी, और 2 अस्पतालों में, कराची में और इस्लामाबाद में हुआ था। सो वो वैक्सीन, और मेरे ख्याल में लाहौर में भी हुआ था। तो वो वैक्सीन जो है किन्साइनो, वो भी इस वक्त सिंगल डोज वैक्सीन है, वो भी पाकिस्तान में वो ये समझा गया था कि बड़े उम्र के लोगों को लगनी चाहिए क्योंकि वो सिंगल डोज़ है और बड़े उम्र के लोगों को आने जाने में ज़रा तकलीफ़ होती है, तो इसलिए, और उनको घर से जितना कम निकलें उतना ही अच्छा था। तो किन्साइनो बायो जो है उन लोगों को लगी। फिर हमारे पास साइनोवैक आई। साइनोवैक जो है वो 28 डेज़ अपार्ट हम लोगों को दे रहे हैं और 40 इयर्स से ऊपर के लोगों को जिनको के कोई कोमॉर्बिडिटीज़, कार्डियक कोमॉर्बिडिटीज़ ना हों और जिनको कोई क्लॉटिंग वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, हिस्ट्री लेना, केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्राजेनेका लग रही है। एस्ट्राजेनेका में लोगों को सारे यूरोपियन ममालिक ने इसको लगाया भी है और देखा भी है। जब भी कोई छोटी सी बात होती है वो बहुत बड़ी बन के हमें नज़र आने लग जाती है। कुछ अरसे के लिए कुछ ममालिक ने इसको रोका था क्योंकि एक तहकीक हो रही थी कि जी इससे थ्रोम्बोसिस हो गया था या स्ट्रोक हो गए थे लोगों को। लेकिन हो सकता है कि अंडरलाइंग डिजीज़ हो पहले से ही लोगों को, ये भी हो सकता है, और बहुत 0.0004% लोगों में ये पाई गई थी। तो एस्ट्राजेनेका से हरगिज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। और कल मैं वैक्सीनेशन सेंटर में खड़ी हुई थी तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे और मैं उनको आराम से बताती रही कि कोई नुकसान का बायस नहीं है। ओवर 40 इयर्स ऑफ एज को जो हमें गाइडलाइंस आई हैं उनको लगा रहे हैं। सो आई थिंक दीज आर सेफ़ वैक्सीन्स। ड्रैप कभी भी हमारे मुल्क में ये अलाउ नहीं करेगा और ना ही कोई और मुल्क भी अलाउ करेगा कि जो वैक्सीन सेफ़ ना हो उसको लगा लिया जाए। सो एस्ट्राजेनेका इस वक्त हमारे पास मौजूद है, साइनोफार्म के सेकेंड डोजेज़ हैं और इंशाल्लाह और भी आ जाएगी, साइनोवैक है और कैंसिनो बायो थी जो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। लेकिन कुछ ममालिक ने एस्ट्राज़ेनेका लगाने से अपने लोगों को रोक दिया है। डॉक्टर असद साहब, आप बताइएगा, ये जो वैक्सीन है, आवाम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर इस बारे में जानना चाह रही है। सिंगल डोज होनी चाहिए, डबल डोज होनी चाहिए, बेहतर कौन सी है, कौन सी नहीं है, और ये जो लोगों के जहनों में डर है कि पता नहीं कोई साजिश हो रही है वैक्सीन के ज़रिए, इसको दूर कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो लोगों के लिए एक मैसेज है कि देखें, वैक्सीनेशन होने के बाद आज यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और चाइना मास्क फ्री हो गए हैं। उन लोगों को कहा है कि मास्क ना पहने क्योंकि उनके सारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई है। जी, कहता हूँ कि वैक्सीन बाद देखें बीमारी लग सकती है आपको, ये नहीं कि आप कोविड आपको नहीं हो सकता, लेकिन बुनियादी फ़र्क ये है कि आपको सिर्फ माइल्ड किस्म की डिजीज़ होगी,
आप क्रिटिकल स्टेज में नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है वैक्सीनेशन का। जहाँ तक वैक्सीनेशन की टाइप्स हैं, ये मैडम ये जैसा बेहतर तौर पर फरमाया, बेसिकली इनका ना मैकेनिज्म होता है कि कुछ वैक्सीन होती है जिसमें डेड वायरस होते हैं, कुछ वैक्सीनेशन होती है जिसमें वायरस का वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मेथड होता है कि किस तरीके से बनी है, और सब लोग क्लेम करते हैं कि हमारी वैक्सीनेशन एंड रिजल्ट या एंटीबॉडीज फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। इस वक्त तक हमारे मुशाहिदे में है कि जिन लोगों को हमने चाइनीज़ वैक्सीन लगाई है, शुरू हमने वहीं से किया, उनकी भी लोगों की 2-2 हज़ार तक एंटीबॉडीज गई हैं, 500, 2000, 1000, यानी कि उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एस्ट्राजेनेका कुछ अगर कोई एक मिलियन में से 2 पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं कि वो खुदा ना खाता, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अंडरलाइंग डिजीज़ हो तो फिर क्लॉटिंग का ख़तरा हो सकता है। अदरवाइज आप सऊदी अरब की एडवाइजरी देखें, सऊदी अरब ने अपनी एडवाइजरी में शामिल किया हुआ है कि बाकी फाइज़र 2 और वैक्सीन प्लस एस्ट्राजेनेका अगर लोगों ने ये लगवाई होंगी तो हम उनको क्वारंटाइन के लिए नहीं कहेंगे, यानी कि वो बगैर क्वारंटाइन के सऊदी अरब में फिर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर एडवांटेजेस हैं वैक्सीनेशन का। मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जोग दर जोग जाके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। जो वैक्सीन उनको जहाँ से मिलती हैं, इस वक्त तक पाकिस्तान में जो सिंगल डोज वैक्सीन बेहतर है, डबल डोज बेहतर है? दोनों ही मैंने डबल डोज लगवाई है। मैंने डबल डोज लगवाई है, सिंगल डोज की भी ऑप्शन थी लेकिन डबल डोज लगवाई है। इसमें एंड ऑफ द डे आपके रिजल्ट एंटीबॉडीज बनने चाहिए, वो दोनों सूरत में बन जाते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बेसिकली ओल्ड एज वाले लोगों के लिए सहूलत है कि उनको दोबारा सेकंड डोज के लिए नहीं आना पड़ता। तो लोगों से दरख्वास्त है जो वैक्सीन भी उनको मिलती है वो लगवाएं। पाकिस्तान में कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल हो या जिसके कोई साइड इफेक्ट हो। अच्छा, वैक्सीन के हवाले से एक और सवाल है, अपने दोनों मेहमानों से जानना चाहूँगा। लोग अब जाहिर है ख़ुद भी आजकल रिसर्च कर लेते हैं, मुख्तलिफ सवालात हैं जो लोग हमसे भी करते हैं, आप लोगों से भी। आप लोग तो खैर आजकल मसरूफ़ बहुत ज़्यादा है। वो ये कि अब जो वैक्सीनेशन हो रही है उसके बाद में बुखार चढ़ना या जिस्म का टूटना, ये बॉडी इचिंग होना, ये ज़रूरी है? सब कुछ अगर ये सब कुछ ना हो तो भी वैक्सीन असर कर रही है, या फिर एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाना ज़रूरी है वैक्सीन के बाद? 1 to 2% लोगों में ये हो सकता है कि लोकल एरिया पर थोड़ा सा दर्द हो या उनको बुखार हो या माइल्ड बॉडी एक हो, वो नॉर्मल है 1 to 2% ऑफ लोगों में। तो वो वैक्सीनेशन के ये साइड, जैसा हम बच्चों में जब आप लगवाते हैं टाइफाइड कॉलरा की वैक्सीनेशन लगवाते हैं या बड़े भी लगवाते हैं तो वो 1 या 2 दिन के लिए बुखार हो सकता है। तो ये कोई अनहोनी या अनयूजुअल चीज़ नहीं है, जो नॉर्मल है, हो सकता है नॉर्मल। डॉक्टर सीमी जवाली साहब, अगर ना हो, बुखार ना हो या सर में दर्द ना हो, ये लोग सवाल करते हैं कि नहीं हो रहा तो यार असर नहीं किया, काम नहीं किया वैक्सीन ने, क्या ये ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये 1 to 2% लोगों में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि होता है, और कुछ लोगों में कुछ नहीं होता। जैसे मुझे तो कुछ नहीं हुआ था पहली डोज़ के बाद भी और दूसरी डोज़ के बाद भी, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। मुझे जिस बात की ज़्यादा फ़िक्र है कि लोगों को जब हम पोलियो ड्रॉप्स लेने के लिए कहा करते थे तो बड़ी सारी मिथ्स और बहुत सारा प्रोपेगेंडा शामिल हो गया था उसमें। जैसे लोग समझते थे कि शायद लोग इनफर्टाइल हो जाएंगे। इस वक्त बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जी इनफर्टिलिटी तो नहीं हो जाएगी लोगों को ये कोविड वैक्सीन लगाने से। तो मैं उन सब लोगों के लिए बात क्लियर करना चाहती हूँ कि इससे कोई इनफर्टिलिटी नहीं होती। इससे आपकी जान बच सकती है, इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज़ कम हो जाएगी, जो हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड है वो डेफिनेटली कम हो जाता है, और आपको डिजीज़ चाहे दोबारा हो जाए, कोविड अगर दूसरी मरतबा भी हो तो आपको बहुत माइल्ड डिजीज़ होगी। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और बात, हुकूमत की जानिब से जो वैक्सीनेशन का अमल है इस पर नाकदीन भी कह रहे हैं, आलमी इदारे भी कह रहे हैं ये कम है, जो कम से कम 1 लाख लोगों की भी नहीं हो पा रही है। कुछ दिन ही चले जिनमें 1 लाख लोगों को पर डे वैक्सीन हुई। कितनी हुकूमत की कैपेसिटी है जिसमें वो कर सके? कम से कम 2 लाख हम जा सकते हैं पर डे के हवाले से, डॉक्टर सीमी साहब? जी, मेरा ख्याल में डेफिनेटली अगर हमारे पास वैक्सीन की इतनी सप्लाई आए तो बिल्कुल 2 लाख पे जा सकते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग तनकीद बराए तनकीद हर वक्त हुकूमतों पे करते रहते हैं, लेकिन अगर हुकूमत ने हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन सप्लाई कर रही है, हर जगह पे अवेलेबल कर रही है, कोशिश तो हर जगह पे, मुझे नहीं पता कि गाँव गोठों में भी इस वक्त अवेलेबल है वैक्सीन, तो आई थिंक लोगों को अब चाहिए कि बढ़ के आगे आएँ और वैक्सीनेट करवाएँ अपने आप को, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन है कम अज़ कम वो तो कंज्यूम
कंज्यूम हो। और ये अभाम जो है दिलों से इस वक्त निकाल दें और प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और उसके साथ साथ प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें। डॉक्टर असद साहब, सिंध गवर्नमेंट ने तो खरीदी है वैक्सीन, वफाक से खरीदने जा रहा है, पंजाब हुकूमत भी वफाक से वैक्सीन खरीदेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए क्या इकदाम पंजाब हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे भी यही खबरें हैं, लोग इसे साजिश समझते हैं। और दूसरा ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई खबरें हैं लॉकडाउन में तोसी करने की या स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से? जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है जी, हमारा टारगेट था कि पहले हमें 80,000 पर डे का टारगेट दिया गया, तो ईद से पहले हम 1 लाख पर डे तक पहुँच चुके थे पंजाब में वैक्सीनेशन के लिए। अब NCOC ने हमें 2 लाख पर डे का टारगेट दिया और इस वक्त पंजाब में इस वक्त भी स्टोर रिजर्व में 19 लाख के करीब वैक्सीनेशन पड़ी है। जहाँ तक परचेज करने का था, डेफिनेटली पंजाब हुकूमत भी वैक्सीनेशन खरीदने का सोच रही है, लेकिन अभी तक जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है वो फेडरल गवर्नमेंट की दी हुई वैक्सीन है। जहाँ तक लॉकडाउन का ताल्लुक है, लॉकडाउन को एक्सटेंड इस शक्ल में किया गया है कि अब उन्होंने रेस्टोरेंट्स, जो पब्लिक प्लेसेस, जो शादी घर वगैरह खोलने की इजाज़त नहीं दी। इनडोर आउटडोर डाइनिंग बंद है। हॉस्पिटल या ऑफिस में 50% अटेंडेंस है और दुकानें भी पहले 6 बजे बंद होती थी, अब 8 बजे का टाइम कर दिया है। तो इस हद तक लॉकडाउन अभी तक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा हम सवाल है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। तीसरी लहर के बाद खुदा न खासा चौथी लहर का के आने का भी खतरा है या इसके बाद में ये वबा दम तोड़ जाएगी? ये सब डिपेंड करता है कि लोग अपने आप को कितनी जल्दी वैक्सीनेट कराते हैं। अगर लोग फ़ौरन अपने आप को जाके अपने आप को वैक्सीनेट करा लें और जिस वक्त पाकिस्तान में 75% लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, उस वक्त तक उसके बाद आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान सेफ हो गया है, अब हमें चौथी लहर का खतरा नहीं है। जी सीबी साहिबा, आप क्या समझती हैं, क्या खुदा न खास्ता तीसरी लहर के बाद चौथी लहर भी आएगी या वबा ख़त्म हो जाएगी तीसरी लहर के बाद? देखिए, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक डॉक्टर साहब हैज़ टेकन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्यू और मैं भी समझती हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। लेकिन सैडली अगर हम लोग बात नहीं मानेंगे, लोग हमारे बात नहीं सुनेंगे और वैक्सीनेट नहीं कराएंगे और SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, वही सोशल गैदरिंग्स होती रहेंगी, तो फिर ये मुझे तो लगता है कि ये अभी यहाँ रहने को है। कोविड कहीं चला नहीं जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी हमारे मुल्क से, हमारी दुनिया से ये मुज़ी मर्ज़ जो है हमारी जान छोड़ दे, तो फिर आप प्लीज़ SOPs को फॉलो करें और खुदारा अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। बिल्कुल ठीक। अब मुझे ब्रेक पर जाना है। आपका शुक्रिया डॉक्टर सीमी जमाली साहबा, डॉक्टर असद असलम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब, उनसे लॉकडाउन के हवाले से, हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब ने। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ताजिर बरादरी क्या अब भी हुकूमत से, हुकूमती पॉलिसियों से नाराज़ है? क्योंकि तीसरी लहर में जो लॉकडाउन लगाया गया था, ताजिरों की जानिब से उस पर नाराज़गी का इजहार किया गया था और ये ताजिर मुतादिद आरा सामने लेकर आ रहे थे कि 24 घंटे मार्केट्स खोलने की इजाज़त दी जाए या फिर लॉकडाउन में नरमी की जाए, मगर हुकूमत ने बिल्कुल सख्त लॉकडाउन का कहा और लॉकडाउन पर अमल दरामद भी करवाया काफ़ी हद तक। देखिए, हुकूमत और ताजिर बरादरी के इस सारे अमल में सिर्फ 10 दिन का गैप है, तो 10 दिन में वो तमाम अवामिल फेवरेबल हो गए जिस पर खदशात जाहिर किए गए थे। ताजिरों ने सिर्फ इतना कहा था कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में रात 12 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो जो एक स्टॉक जमा है ईद की खरीदारी के लिए, उसमें ताजिरों की पूरे साल में चूँकि कारोबार की वो नौयत नहीं होती जो इस आखिरी माह में होती, क्योंकि एक अदना से अदना एक आमदनी का हामिल आदमी भी ईद बनाना चाहता है। उसकी बहरहाल एक जायज़ ख्वाहिश है और ताजिर भी दुरुस्त सोचता है कि मैशत की इस बहती दरिया में वो भी हाथ धो ले। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त नहीं था कि वो 10 रोज़ ज़ाया करने के बाद 11वें 12वें रोज़ ऐलान कर दिया कि अब मार्केट 8 बजे तक खोली जा सकती। तो मैं देखिए, और कोरोना की उस वक्त भी मुस्बत केसेस की शरह इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी के बाद में फिर उसमें मजीद कमी हुई, जिसकी बुनियाद पर कहा गया कि अब
कारोबार 8 बजे तक खोले जा सके। तो ये अब देखिए दुनिया भर में इस हकीकत को तस्लीम कर दिया गया है कि कोरोना के आने का तो पता ही कब आया था, नहीं पता ये कब जान छोड़ेगा। तो सारी दुनिया ने मैशियत और कोरोना को साथ साथ रखने का एक स्ट्रेटेजी बनाई है, एक ऐसी हिकमत अमली जिसमें मैशियत तबाह ना हो और कोरोना से मोहतात रहा जा सके। यही कुछ पाकिस्तान को भी करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने बार बार इस बात का हालांकि इदराक भी किया, बार बार इजहार भी किया कि मुल्क में पसमानदा लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, गरीब लोग, मजदूर और मुलाजमत पेशा तबका, उसकी बड़ी तादाद है। लॉकडाउन की सूरत में ये तबका शदीद मुतासिर होगा और वो हुआ भी। देखिए अब होगा ये कि वो जो अरबों रुपए का माल जो गोडाउन में पड़ा रह गया, जब वो ना बिक सका तो फैक्ट्रीज को, छोटी घरेलू इंडस्ट्री को मजीद ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। जब मजीद ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो डेली वेजेस पे 80% लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन्हें मुलाजमत नहीं मिलेगी। वो भीख मांगेंगे, चोरी करेंगे, कर्ज लेंगे, वो क्या करेंगे? तो ये एक पूरी चेन मुतासिर। लेकिन अतीक मीर साहब, वो जिंदा रहेंगे तो आगे काम भी कर सकेंगे ना। आप देखें, जब पहली इसकी वेव आई, उसमें हुकूमत ने मुकम्मल सख्त लॉकडाउन लगाया, तकरीबन 1.5 महीने का। उसके असरात सामने आए, पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक काबू पाया। अब तीसरी लहर में भी लॉकडाउन लगाने के बाद, चाहे वो मुख्तसर रहा लॉकडाउन का दौरानिया, लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद कोरोना वायरस के जो केसेस थे उसकी शरह में नुमाया कमी आई है। देखिए, जब हम ये मुतालबा कर रहे थे कि रात 12 बजे तक कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए, उसके बाद बात तदरीज कमी आ रही थी। यहाँ तक कि अब देखे ना, इस वक्त 1500 2000 अब तक की शरह है जो आज और कल में मुल्क की सतह पे जारी की गई। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई बड़ी बहुत भारत जैसे हालात में कोई मुतालबा किया हो। और देखिए 10 रोज में मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा फर्क पड़ जाना था। लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़ा तबका जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, उसके लिए मुश्किलात खड़ी ना होती, मतवसत तबका वो शदीद मुतासिर है। इसलिए बहरहाल ये सारे मुल्क के ताजिरों ने और बहुत सारे संजीदा तजिया निगारों ने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये कारोबार का मौका देना चाहिए था, क्योंकि कुछ खुशकिस्मती से इस खित्ते में दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और ख़ास तौर पे जो स्टिच फैब्रिक है या गारमेंट्स की फैक्ट्रीज हैं, उन्हें बैनुल अक़वामी ऑर्डर्स की भरमार इस वक्त उन फैक्ट्रीज के पास है और अगले 2 से 3 माह तक भी उनके पास ऑर्डर्स हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी थी। और इसी तरह अगर वो अनब्रांडेड कंपनीज जो इदारे हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उन्हें भी काम मिल जाता अगले आने वाले दिनों में, तो कोई बुराई की बात नहीं थी। कोरोना की देखें, दुनिया भर में अपने अपने शरह के हिसाब से लोगों ने पाबंदियां लगाई। बरतानिया में जब शरह खतरनाक हद तक बढ़ी तो उन्होंने लोगों को आपस में एक दूसरे के घरों में मिलने जुलने से भी यानी पाबंदी लगा दी गई और किसी भी शिकायत पर पुलिस पहुंच जाती और वो उन्हें जुर्माना कर दिया जाता। तो ये बरतानिया में, और अब उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि अब हमें लॉकडाउन को खत्म कर देना चाहिए। दूसरी तरफ सऊदी अरब में आपको पता है कि कितनी सख्त पाबंदियां थी, 24 घंटे के लिए कारोबार खोल दिया गया। तो पाकिस्तान में भी अल्लाह का, मैं फिर भी कहता हूँ कि शुक्र है कि इतनी खराब सूरत हाल नहीं थी। एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता था, अगर अनगिनत करोड़ों गरीबों का भला हो जाता, इंडस्ट्री बच जाती, अगर ताजिरों के कारोबार में कुछ बेहतरी आ जाती। बिल्कुल बेहतरी। अच्छा अतीक मीर साहब, हुकूमती इक़दाम के साथ साथ ताजिर बरादरी का बड़ा अहम रोल है कोरोना वायरस के हवाले से, इस वायरस को ख़त्म करने के लिए। तो SOPs के तहत कारोबार ख़त्म करने में, क्योंकि पहली वेव में बहुत ज़्यादा साथ दिया था ताजिर बरादरी ने, अब तीसरी वेव में कुछ शिकायत सामने आई, अब भी SOPs के तहत कारोबार करने में आखिर रुकावट क्या है? क्या इस तरह कारोबार नहीं हो सकता कि कोई भी शख्स, कोई भी खरीदार अगर बगैर मास्क के शॉप में आ रहा है, मार्केट में आ रहा है, तो उस आने पर पाबंदी लगाई जाए दुकान में या मार्केट में, ताकि उस पर SOPs के तहत मुकम्मल तौर पर कारोबार किया जा सके? देखिए, पहली और दूसरी लहर में जो एक मनफी पहलू हमने देखा वो ये था कि बहुत सारे लोग इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे कि कोरोना कोई वबा है। वो समझते थे ये दुनिया
बाज मनफी ताकतों ने अपने सामान बेचने के लिए, अद्वियात बेचने के लिए या कोरोना से बचाव के तहत जो भी उस वक्त के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे बेचने के लिए एक शोशा छोड़ा है। तो हमें काफी वक्त लगा और लोगों को समझाने में। इसी तरह आपने देखा पहली लहर में एसओपीज पर अमल करने का तस्वुर ही नहीं था। लेकिन अतीक मीर साहब, शिकायत तो रिपोर्ट हुई हैं, अगर अवाम की जानिब से पाबंदी नहीं की जा रही तो ताजिर बरादरी भी बहुत ज्यादा एसओपीज को फॉलो करते नजर नहीं आए थे। जब ताजिर बरादरी खुद ही फॉलो नहीं करेगी, दुकानदार एसओपीज को फॉलो नहीं करेगा, तो खरीदार कैसे करेगा? देखिए, तीसरी लहर में मार्केटें आपने सुना होगा सील भी की गई, लाखों रुपए जुर्माने किए गए, दुकानें सील की गई, पुलिस हर वक्त मार्केटों में गंदराती फिरती है। तो ये दुकानदारों ने बहरहाल आप पिछले अरसे के दौरान काफी हद तक अपने आप को एसओपीज के मामले में बेहतर किया है। बाकी मैं मानता हूं कि कुछ एरियाज में खिलाफ वर्जी इसका वॉल्यूशन भी होता रहा, लेकिन जब आप कारोबार के वक्त को कम करेंगे और सेल सीजन की सेल हो तो लोगों के झुमघटे के, लोगों के रेले को, लोगों की भीड़ को कम करना मुश्किल है। अभी देखिए, एक तरफ कहते हैं कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम कानून को देखते हैं कि कानून के तो हाथ रिश्वत के लिए इस कदर दराज हो चुके हैं कि मैं आज की बात आपको बताता हूं कि आप पैसा दीजिए, दुकान खोल शटर उठा के बैठ जाएं, और जो पैसे नहीं देते वो बंद शटर के बाहर भी बैठे तो पुलिस उठा के ले जाती है। ये मेरा आंखों देखे मनाजिर है। तो ये जब ये सूरत हाल होगी तो एसओपीज पे कौन अमल करेगा? जब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों में इस कदर करप्शन आ जाएगी तो कोई इनको भी तो देखे, हमारी भी तो कोई शिकायत सुने कि इन थानों को कौन पाबंद करेगा? ये जो धज्जियां बिखेर रहे हैं एसओपीज की, ये जो कानून का इस तरह मजाक उड़ रहा है, इन्हें कौन रोकेगा? कोई ऐसा दरवाजा हो जिसे खटखटा के हम कह सके कि इन राशियों को रोको। ये हम हमारे उन लोगों को जो हमारे अंदर काली भेड़े, जो शटर उठा के पैसे दे के काम करते हैं, ये उन लोगों के साथ साजबाज करते हैं। तो ये मैं इस बात का मुकम्मल हामी हूँ कि कोरोना की रोकथाम के लिए, लोगों की सेहत के लिए, लोगों की जिंदगियों के लिए मुकम्मल तौर पर एसओपीज पे अमल होना चाहिए। बार बार मैं ताजिरों से कहता हूँ, तो आप लोगों का मार्केट में ताजिर बरादरी का कितना किरदार रहेगा इस एसओपीज को फॉलो करवाने के लिए? मेरा सवाल यही था कि क्या इस पर मुकम्मल तौर पर एक शर्त नहीं रख देनी चाहिए, एक टर्म लागू नहीं कर देनी चाहिए मार्केट्स में कि अगर कोई शख्स बगैर मास्क के मार्केट में आ गया है तो उसे मार्केट बदर कर दिया जाए, या दुकान में आया है उसको दुकान बदर कर दिया जाए, और मुकम्मल तौर पर मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल दुकानों के अंदर भी किया जाए, तो फिर तो इतना मसला नहीं होगा। एसोसिएशन एक हद तक पाबंद कर सकती हैं, रोकथाम कर सकती हैं, एक हद तक पाबंदियां लगा सकती हैं, लेकिन सजा नहीं दे सकती। लेकिन मिन हैसुल कौम, अब भारत और पाकिस्तानियों का मिजाज यकसा है, ये वालिशन बहुत करती है, ये कानून पे अमलदारी पे ईमान नहीं रखते। यही वजह है कि देखें, या कानून की सख्ती चाहिए। जब कानून सख्त होगा, अभी मार्केटों में लॉकडाउन, जिन मार्केटों को जुर्माने हुए और वो सील हो गई। हो सकता अतीक मीर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से या रेंजर्स की जानिब से तो दुकानें बंद करवाई गई, एसोसिएशन खुद जाकर उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करे जो दुकानदार एसओपीज को फॉलो नहीं करवा रहे? ये एक अच्छी मिसाल बनेगी। देखिए, आप चोर तो पकड़ सकते हैं, चोर को सजा नहीं दे सकते। अगर चोर को आपने थप्पड़ भी मार दिया तो आपके खिलाफ केस बन जाता है। इसलिए हम जबरदस्ती दुकानें बंद नहीं करवा सकते, हम किसी को जुर्माना नहीं कर सकते। जो काम जिसका है वो करे। हम हर उस कानूनी कार्रवाई की फेवर करते हैं जो किसी वॉल्यूशन के खिलाफ है। हमारा यही ताउन हो सकता है, या हम या तो कहीं पर हमारा कोई दुकानदार वॉल्यूशन करे। सब जबरदस्ती ना करे, लेकिन अगर आप लोग एक हुकूमत की जानिब से एसओपीज के तहत अमल दरामद करवाने का दुकानदारों को, मार्केट के लोगों को कह रहे हैं, और अगर वो उस पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर एसोसिएशन का फायदा क्या? देखिए, जहां तक मॉल्स का ताल्लुक है, उसके गेट्स फिर चौकीदार खड़े होते हैं, वो बगैर मास्क के खरीदार को अंदर नहीं जाने देते, दुकानदार को पाबंद करते हैं कि मास्क पहने। लेकिन ओपन मार्केटों, आप देखते हैं आज ये गोश्त मार्केटें हैं, गल्ला मार्केटें हैं, ये अनाज मार्केटें, ये सब्जी मार्केट, मुझे बताइए
ये कैसे अमल दरामद, ये किस तरह इनको आप पाबंद कर सकते हैं? इसलिए हमें जरूरत है उस सख्त एक डंडे की जो कानून के तहत चले इनके सरों पर। तो दुनिया में ऐसा होता है, आप बरतानिया, अमेरिका या सऊदिया, जहाँ जी, जी। कहीं पर भी आप देखें, वहाँ कानून की सख्ती है तो पाबंदी भी है। तो जबकि वो महज़ब कौमें कहलाती हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनका लिटरेसी रेट हमसे ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ ये सारी जहालत है। लोग आज तक, ऐसे लोग आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे जो इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि कोरोना कोई वबा है, तो इसे आज भी एक मन घड़त कहानी समझते हैं। लिहाजा यहाँ एक मेरा मशवरा जरूर है आपके प्रोग्राम के फुर्सत से मैं बात करूंगा कि अब चूंकि हमें नहीं पता कोरोना कब तक रहेगा, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जिसमें स्टेक होल्डर्स को, चेंबर्स, फेडरेशन, छोटे ताजिरों के नुमाइंदे, इनके साथ एक मुस्तकिल एनसीओसी को एक राब्ते रखने बिल्कुल, चाहिए। इन्हें भी ये बहुत और अच्छी आपने, बिल्कुल ठीक, इन्हें भी बिठाना चाहिए, इनकी भी राय लेनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त। एक और हम सवाल अतीक मीर साहब, अगर खुदा ना खास्ता ये कोरोना की तीसरी लहर दोबारा शिदत पकड़ती है, जोर पकड़ती है, अब तो खैर वाज़े कमी आ गई है, कोई दोबारा से लॉकडाउन का फैसला हुकूमत करे, सख्त लॉकडाउन का, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, या लॉकडाउन लगाना पड़े मजबूरन, तो ताजिर बरादरी साथ देगी? देखिए, अभी लॉकडाउन था तो साथ दिया। 8 और 16 के बीच में एक पीक सीजन था, हमने कोई एहतजाज तो नहीं किया, हम सड़कों पर तो नहीं आए, लेकिन हम चिल्लाते रहे कि हमें कारोबार के लिए मौका दिया जाए। और वो चिल्लाना दुरुस्त है। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म इस बात का एतराफ़ करे कि मैं सख्त लॉकडाउन इसलिए नहीं चाहता कि मुझे पता है मेरे मुल्क में गुर्बत की शरह क्या है, मेरे मुल्क में मजदूर की हालत क्या है, तो तस्लीम करते इस बात को। तो फिर उसके बाद हमारा ये कहना कोई गलत नहीं है कि इन लोगों को बचाया भी जाए। देखिए, दुनिया में हर मुल्क में जिन जिन लोगों को घर बिठाया गया, हर उस तरक्की याफ्ता मुल्क में जहाँ लॉकडाउन सख्ती से किया गया, वहाँ लोगों की जरूरत का भी ख्याल रखा गया। यहाँ वो जो 40% से ज्यादा तबका है जिसको दूसरे वक्त की रोटी नसीब नहीं है, वो हमारी तरफ देखता है। और हम चैरिटी है भी, वेलफेयर के तहत उन्हें पाला जाता है। और अगर हमारी कारोबार तबाह होंगे तो इस साल देखें, वो पिछले साल की तरह ना अनाज तकसीम किया गया, ना पिछले साल की तरह चैरिटी थी, क्योंकि तिजारत ही ना करने दी गई। लिहाजा हमें काम करने का मौका अगर मिल जाता है तो कराची में वो काम, वो जिम्मेदारियां जो हुकूमत वक्त की हैं, वो तो मिडिल क्लास तबके ने संभाल रखी है, वो जो छोटे ताजिरों ने संभाल रखी है। और हमें फख्र है, हम इस बात का गिला भी नहीं करते। ये अल्लाह का हम पे करम है कि अल्लाह हमारे हाथ से उनकी मदद करता है। लेकिन हुकूमत को बिल्कुल ठीक, कम अज बहुत कम बहुत ऐसे शुक्रिया अतीक मीर हालात साहब, चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में वाज़े कमी हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मुकम्मल खात्मे के लिए एहतियात करना होगी, एहतियात के दामन को हाथ से नहीं छोड़ना होगा और वबा के खात्मे में अपना किरदार अदा करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।